कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। लड़का जिसने बैंक को डुबो दिया। सफाई कामगार लड़का नाथू एक छोटे स्थानीय बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ा रहा था। यह बैंक एक धनवान व्यक्ति सेठ गोविंद राम का था। व्यवसाय करने के लापरवाह तरीकों की वजह से वह अक्सर तबाह होने की कगार पर आ जाते थे। नाथू ने छोटी झाड़ू झटपट और लापरवाही से चलाई। धूल जिसका एक गुब्बार उसके सिर के ऊपर तक उठा, फिर सीढ़ियों पर आ जमी। जब नाथू अपनी तगारी को जोर से कूड़ेदान से ठोंक रहा था, तभी धोबी का लड़का सीताराम आ गया। सीताराम प्रेस किए हुए कपड़े ग्राहकों के घर देने निकला था। इन कपड़ों की पोटली उसके सिर पर रखी थी। उसने आवाज लगाकर नाथू से कहा, इस तरह धूल मत उड़ाओ। क्या तुम इस बात से खफा हो कि वे अभी तक तुम्हारी पगार 5 रुपये बढ़ाने से मना कर रहे हैं? सफाई वाले लड़के ने कहा, मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। मुझे तो अपनी नियमित पगार तक नहीं मिली है और अब महीना पूरे होने को है। जल्द ही 2 महीने की पगार लंबित हो जाएगी। कौन कहेगा कि यह बैंक है जो एक गरीब की पगार नहीं दे रहा। अपना पैसा मिलते ही मैं तो चलता बनूंगा। अब इस जगह 1 हफ्ते भी काम नहीं करने वाला। नाथू ने अपनी बात का वजन और खुद पर भरोसा बढ़ाने के लिए और 2-3 बार तगारी जोर से कूड़ेदान पर मारी। सीताराम ने कहा, मेरी शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे लिए कोई नया काम तलाश करता रहूंगा। इसके बाद वह नंगे पांव लष्टम पष्टम चलता हुआ आगे बढ़ गया। उसके सिर पर रखी पोटली से उसके सिर और कंधों का ज्यादातर हिस्सा ढका हुआ था। प्रेस के कपड़े पहुंचाता हुआ जब वह चौथे घर में पहुंचा, तो सीताराम ने घर की मालकिन को कहते सुना, आंगन की झाड़ू लगाने के लिए कोई बंदा मिलना कितना कठिन है। पोटली बांधते हुए सीताराम ने कहा, मैं एक सफाई वाले लड़के को जानता हूँ जिसे काम की तलाश है। वह अगले महीने से आपका यह काम कर सकता है। फिलहाल वह सेठ गोविंद राम की बैंक में काम करता है, लेकिन वे लोग उसकी पगार नहीं दे रहे, तो वह काम छोड़ना चाहता है। श्रीमती प्रकाश ने कहा, अच्छा यही बात है। वैसे वे उसे पगार क्यों नहीं दे रहे? सीताराम ने कंधे उचकाते हुए कहा, उनके पास पैसे नहीं होंगे। श्रीमती प्रकाश हंस पड़ी। ठीक है, उससे कहना कि जब फुर्सत हो जाए तो मुझसे मिल ले। सीताराम इस बात से खुश था कि वह अपने दोस्त और ग्राहक दोनों के कुछ काम आ सका। उसने अपनी पोटली कंधे पर रखी और चलता बना। श्रीमती प्रकाश को कुछ खरीदारी करनी थी। उन्होंने बच्चे के संबंध में नौकरानी को और दोपहर के खाने के बारे में रसोइये को निर्देश दिए। उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनकी नौकर चाकर रखने और शान शौकत से रहने की हैसियत थी। सभी हुक्म सुनाने के बाद वह बाजार के लिए निकल पड़ी। उन्हें आदत के मुताबिक कपड़े की दुकानों की फेरी जो लगानी थी। घंटाघर के पास एक बड़ा नीम का पेड़ था। वही उस पेड़ के नीचे उन्हें उनकी सहेली श्रीमती भूषण मिल गई, जो धूप से बचने के लिए वहां खड़ी थी। श्रीमती भूषण एक बड़े मोर पंख से खुद की हवा कर रही थी। वह बोली, शहर में ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। इसके बाद उन्होंने श्रीमती प्रकाश को उन कपड़ों के नमूने दिखाए जो वह खरीदने वाली थी। बनावट तथा डिजाइन पर बात हुई। चर्चा खत्म होने पर श्रीमती प्रकाश ने कहा, अरे तुम्हें पता है कि सेठ गोविंद राम के बैंक के पास अपने कर्मचारियों को पगार तक देने के पैसे नहीं हैं। आज सुबह ही मैंने उनके सफाई वाले लड़के की शिकायत के बारे में सुना, जिसे 2 महीने से पगार नहीं मिली है। श्रीमती भूषण ने कहा, कितनी बदनामी की बात है। अगर वे अपने सफाई वाले लड़के को भी पगार नहीं दे सकते तो सचमुच उनकी हालत बहुत पतली होगी। बाकी लोगों को भी पगार नहीं मिल रही होगी। वह श्रीमती प्रकाश को नीम के पेड़ के नीचे छोड़कर अपने पतिदेव की तलाश में चल दी। वह जुगल किशोर की इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर उसके साथ ताश पत्ते खेलते हुए मिले। श्रीमती भूषण जोर से बोली, तो आप यहाँ जमे हैं? मैं करीब 1 घंटे से आपको तलाश रही हूँ। आप कहाँ गायब हो गए थे? श्री भूषण ने कहा, कहीं नहीं। अगर तुम एक ही दुकान पर रहती तो मैं तुम्हें मिल जाता,
लेकिन तुम तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर फुदक रही थी, जैसे फूलों के बाग में भौरा करता है। अब बड़बड़ाना शुरू मत करो, गर्मी काफी है। क्या पता इस शहर का क्या होने जा रहा है, यहाँ तक कि बैंक भी दिवालिया हो रहे हैं। जुगल किशोर अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, कौन सा बैंक? वही सेठ गोविंदराम का बैंक। और क्या? मैंने सुना है कि बैंक के कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा वक्त से पगार नहीं मिली है। किशोर जी, अब यह मत कहना कि आपका उस बैंक में खाता है। नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है। उसने पड़ोस की दुकान में हज्जाम को आवाज लगाकर कहा, फैज हुसैन, क्या तुम्हें ताजा खबर मिल गई है? सेठ गोविंदराम का बैंक दिवालिया होने को है। बेहतर होगा कि वक्त रहते तुम वहां से अपना पैसा निकाल लो। फैज हुसैन, जो एक बुढ़े सज्जन के बाल काट रहा था, इतना बोचंका हो गया कि उसका हाथ कांपा और ग्राहक का कान छिल गया। ग्राहक दर्द और दुख से चीख पड़ा। दर्द था कान छिल जाने का और दुख था उस बुरी खबर को सुनकर। एक तरफ के बाल कटवाए बिना ही वह कुर्सी से कूदकर दौड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ किराने की दुकान पर पहुंचा, जहां टेलीफोन था। उसने सेठ गोविंदराम को फोन लगाया। सेठ घर पर नहीं था। तो फिर वह कहाँ होगा? सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। तो यह बात है। वृद्ध सज्जन को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह हज्जाम की दुकान पर तेजी से वापस आया और फैज हुसैन से बोला, पंछी उड़ गया। सेठ गोविंदराम शहर छोड़कर भाग गया। इसका मतलब यही है कि बैंक दिवालिया होने को है। मैं अपने बाकी बाल फिर कभी कटवाऊंगा। वह दुकान से बाहर लपक कर भागा। वह सीधा अपने दफ्तर पहुंचा और अपनी चेकबुक ली। यह खबर बाजार में जंगल की आग की तरह फैल गई। किराने की दुकान से यह चाय की दुकान तक ग्राहकों में फैलती हुई विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो गई। पनवाड़ी, दर्जी, फल बेचने वाले, सर्राफ और फुटपाथ पर बैठे भिखारी तक। बुढ़ा भिखारी गणपत, जिसका एक पांव मुड़ा था, वर्षों से वहां बैठकर चिल्ला चिल्लाकर भीख मांग रहा था। शाम को एक बंदा ठेले में उसे ले जाता था। उसे किसी ने कभी चलते नहीं देखा था, लेकिन बैंक के दिवालिया होने की खबर सुनकर गणपत उछलकर बैंक की ओर ऐसा सरपट दौड़ा कि हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। सबको शीघ्र पता चल गया कि उसकी 1000 रुपये से ज्यादा रकम बैंक में जमा थी। नुक्कड़ों पर लोग झुंड बनाकर स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। भारत द्वारा पिछला टेस्ट मैच जीतने के बाद से पहली बार शहर में इतनी उत्तेजना थी। तराई में बसे इस छोटे से शहर में कभी कोई संकट नहीं आया था। न कभी बाढ़ आई, न भूकंप और न सूखा। लिहाजा स्थानीय बैंक के डूबने के कगार पर होने की खबर पर हर कोई बात कर रहा था, अटकलें लगा रहा था और हड़बड़ी में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। कुछ लोग अपनी दूरदेशी की डींगे मार रहे थे और बैंक से पैसा निकाल लेने या वहां पैसा जमा न कराने पर खुद को शाबाशी दे रहे थे। दूसरे लोग बैंक डूबने के कारणों पर अटकलें लगा रहे थे। वे सेठ गोविंदराम के ऐशो आराम से जीने के तरीकों को सारा दोष दे रहे थे। किसी ने कहा कि सेठ राज्य छोड़कर भाग गया है। दूसरे ने कहा कि वह देश छोड़कर ही भाग गया है। तीसरे ने कहा कि उसके पास दक्षिण अमेरिका का पासपोर्ट है। कुछ लोग इस बात पर अडिग थे कि वह शहर में ही कहीं छिपा है। यह भी अफवाह उड़ी कि उसने इमली के पेड़ पर फांसी लगा ली, जहां सफाई वाले लड़के ने सुबह उसे देखा था। किसी का एक रिश्तेदार उस बैंक में क्लर्क था। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस रिश्तेदार को फोन लगा दिया। रिश्तेदार क्लर्क ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि आधा शहर बैंक से अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। लगता है सब पागल हो गए। ऐसी अफवाह है कि आप में से किसी को भी पगार नहीं मिली है। क्या बात करते हैं? सभी क्लर्कों को पगार मिल गई है, वरना हम काम क्यों करते? हो सकता है कि कुछ अंशकालिक काम करने वालों को पगार देर से मिल रही हो। ऐसा इसलिए नहीं कि पैसे की कमी है, कुछ सैकड़ा रुपए की तो बात है, बल्कि इसलिए कि यह काम करने वाला क्लर्क चिकित्सा अवकाश पर है। आप मुझसे तो यह काम करने की उम्मीद नहीं कर सकते, है न? दोपहर तक बैंक के पास उपलब्ध सारा पैसा निकल गया। हैरान मैनेजर असहाय था। आपातकाल में पैसा सिर्फ सरकारी बैंकों से मिल सकता था।
उसे भरोसा नहीं था कि वह बाहर खड़ी भीड़ को अगली सुबह तक इंतजार करने को मना पाएगा। 500 मील दूर कश्मीर में शिकारे पर मजा कर रहे सेठ गोविंदराम भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। क्लर्कों ने अपने काउंटर बंद कर दिए, लेकिन बाहर बैंक की सीढ़ियों पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, हमें हमारा पैसा चाहिए, यह आज ही दो वरना हम दरवाजा तोड़कर भीतर आ जाएंगे। सेठ गोविंदराम को लाओ, हमें मालूम है कि वह तहखाने में छिपा है। खुराफाती लोग जिनका एक पैसा बैंक में जमा नहीं था भीड़ में शामिल हो गए। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर गुस्साए ग्राहकों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि बैंक के पास काफी पैसा है और वे कल सुबह जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लोग चिल्लाए, हमें अभी चाहिए, अभी अभी अभी। कुछ पत्थर फेंके गए और मैनेजर ने अंदर जाकर लोहे की जाली वाला गेट लगा लिया। एक ईंट हवा में आई और उस प्लेट ग्लास विंडो को तोड़ गई जिस पर बैंक की परिसंपत्तियों का विवरण लिखा था। इसके बाद पुलिस आ गई। उसने बैंक की सीढ़ियां चढ़कर लाठियां भांजी और भीड़ को तब तक पीछे धकेला जब तक लोग एक दूसरे पर गिरने न लगे। धीरे धीरे सब लोग यह चिल्लाते हुए चले गए कि सुबह वापस आएंगे। नाथू अगली सुबह बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने आया। उसने वहां सीढ़ियों पर कचरा, कांच के टुकड़े और पत्थर बिखरे हुए देखे। वह गुस्से में हाथ उठाकर चिल्लाया, गुंडे, बदमाश, भगवान करे उन्हें 100 बीमारियां लग जाए। पहले से ही वक्त पर पगार नहीं मिलने से बुरा हाल है, ऊपर से अब यह काम बढ़ गया। उसने सीढ़ियों पर अपनी झाड़ू मारी जिससे कचरा और बिखर गया। धोबी के लड़के सीताराम ने अपनी साइकिल से उतरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नाथू, क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से नया काम करने को तैयार हो? मुझे लगता है कि अब बैंक बंद होने वाला है तो तुम्हें नया काम शुरू करना ही पड़ेगा। नाथू बोला, क्या कहा तुमने? तुमने नहीं सुना? बैंक दिवालिया हो गया है। जब तक दूसरे लोग आए तब तक यहीं रहना और तुम भी अपना पैसा मांगना, मिल जाए तो तुम्हारी खुशकिस्मती। उसने खुशी खुशी हाथ हिलाया और साइकिल का पेडल मारकर चल दिया। नाथू कुछ बड़बड़ाते हुए फिर सीढ़ियां झाड़ने लगा। काम खत्म कर वह सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठकर मैनेजर का इंतजार करने लगा। उसने तय किया कि वह पगार लेकर ही रहेगा। कौन सोच सकता था कि बैंक डूब जाएगा। वह बड़बड़ाते हुए वह गंभीरता से सड़क के पार देखने लगा। सोचता हूँ यह सब कैसे हो गया।